हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन जो है मैंने सारा बुलेट पॉइंट्स में इसमें लिख रखा है और सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाइन वाइज है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हिस्ट्री के सेक्शन से। तो इसमें क्वेश्चन था भीमबेटका की गुफाओं का। तो भीमबेटका की जो गुफाओं में शैल चित्र थे उनको सबसे पहले वी.एस. वाकाणकर ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल का कि वो कौन से राज्य में है। तो बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। ये कुछ विशेषताएं थी सभ्यताओं के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह पद्धति से था और मध्यकाल में जमींदारी प्रमुख थी। यानी कि ये उन सब की विशेषताएं हैं। महाजनपदों की राजधानियों के बारे में पूछा गया था। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोटीन। इक्ष्वाकु वंश का एक क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो इक्ष्वाकु हैं उनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है और इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक श्री शांतमूल थे और ये ब्राह्मण के अनुयायी थे। और लेकिन जो इनके वंश की रानियां थीं उनका झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति ज़्यादा था। एग्रोनोमोई अधिकारी के बारे में क्वेश्चन था। तो मेगास्थनीज ने ही एग्रोनोमोई नाम दिया था अधिकारी को और ये मौर्य काल से संबंधित है। और एग्रोनोमोई सड़क निर्माण, यातायात, जिला का प्रमुख आहारपति होता था। जैसे अपने यहाँ पे जिलाधिकारी होते हैं तो मौर्य काल का एक ये जिलाधिकारी स्तर का ही था जिसको एग्रोनोमोई के नाम से कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था चौल साम्राज्य के संदर्भ में। तो चौल साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। चौल वंश के संस्थापक विजयालय थे और चौल वंश के जो प्रमाण हैं इनके अभिलेखों से मिलते हैं जो कि दीवारों पर उत्कीर्ण हैं और इसी से इनके जो पहले के राजा हैं उनके बारे में भी हमको जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। ये स्टेटमेंट असर्शन वाला क्वेश्चन था, उसको मैंने लाइन में इसमें करके लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुल्तान के सूर्य मंदिर का। तो जो मुल्तान का सूर्य मंदिर है इस मंदिर का उल्लेख हुएन शाह, अबू सईद अल मसूदी और अल-बरूनी ने किया है और इसी उल्लेख में उन्होंने ये जो बताया था सूर्य मंदिर में सांबपुर यात्रोत्सव पूजा होती थी, ये उसी से संबंधित था। यहाँ पे दरगाह पूछी गई थी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह दौलताबाद में, मोहम्मद हुसैनी की गुलबर्गा में, औलिया की दिल्ली में है, निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में दरगाह है। कुछ उनके अधिकारियों के कार्य पूछे गए थे। तो जो दीवाने तन होता है उसका काम था जागीर और वेतन देखना। मुस्तारफी का काम था राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। मुश्रिम का काम था कार्यालय संभालना और वाक्यानवीस का कार्य था प्रमुख घटनाओं और सूचनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करना। ये कुछ पद्धतियाँ थी भूमि संबंध में। तो जो जजमानी थी वह उत्तर भारत में थी, बाराबलूट महाराष्ट्र में, मिरासी कर्नाटक में, अडाडे तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन था बुक्स के संदर्भ में कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने, तबकाते नासिरी मिनाजुद्दीन सिराज ने, फतवा ए जहादारी बरनी की लिखी हुई कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन था औरंगज़ेब के संदर्भ में। तो जो औरंगज़ेब ने 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था और उस समय गोलकुंडा का जो शासक था वो अबुल हसन कुतुब शाह था। अकबर के एक क्वेश्चन आया था। तो जो अकबर ने लड़के और लड़कियों की शादी की जो उम्र थी उसको डिसाइड कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपकी कोई मर्जी से आपको विवाह करना है तो आप उसको कर सकते हैं और इसने बाल विवाह को रोक दिया था और बाल विवाह रोकने के लिए तुरबेग नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था शहाब नहर का। तो जो शहाब नहर थी उसका निर्माण फिरोजशाह तुगलक की रजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। यानी कि जो फिरोजशाह तुगलक की जो रजबवाह है उसको दोबारा से उसको जो रिनोवेट किया गया है उसके एवज में शहाब नहर निर्मित की गई थी। किताब नोरस पुस्तक
जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के है और ये बीजापुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सला सापेल संधि का। ये संधि 1748 में हुई थी और इससे कर्नाटक का जो पहला वाला युद्ध था जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ये समाप्त हो जाता है। और इसका जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था इस युद्ध का। और इसके जब युद्ध की समाप्ति से अंग्रेज़ों को मद्रास मिल जाता है और लुइसबर्ग मिल जाता है फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिक्किम विलय का। तो सिक्किम का विलय 1850 में हो जाता है और ये लॉर्ड डलहौजी के ही काल में होता है। और लॉर्ड डलहौजी के काल में कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय 1849, लोअर बर्मा पीगू का ब्रिटिश शासन में विलय, ये सारी घटनाएं डलहौजी के ही काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली के लिए। तो हैदर अली ने जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अपना पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने उस युद्ध में अंग्रेज़ों को हरा दिया था। और जब आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध हुआ था 1780 से 84 में, तब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली ने ही डिंडीगुल जो कि मैसूर में है वहाँ पे एक आधुनिक शास्त्रागार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश साम्राज्य में ये जो कि भूमि की पद्धतियाँ थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सब के बारे में था कि भारत के जो अलग अलग भाग में वहाँ पे भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे कि बंगाल वाले एरिया में अलग भूमि व्यवस्था है, साउथ इंडिया में अलग है और महाल वाले जो दूसरे एरिया हैं वहाँ पे अलग। तो ये जो की गई थी ये तीनों अलग तरीके से की गई थी। कुछ अधिनियम हैं और उनके बारे में यहाँ पे उनके सन के बारे में पूछा गया था। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था, शाही पद अधिनियम 1876 में, विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था। कुछ बुक्स पूछी गई थी कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की बुक है। गीता रहस्य तिलक ने लिखी है। अ नेशन इज़ मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। सेकंड गोलमेज राउंड टेबल का एक क्वेश्चन है। तो जब हुआ था ये 1931 में हुआ था और इसी गोलमेज में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और वो राजपूताना जहाज से गए थे और इनके साथ में मालवीय, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू भी गई थी सेकंड गोलमेज में। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तीनों गोलमेज में शामिल होने वाले कौन थे। तो BR अम्बेडकर एक ऐसे पर्सन थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसमें पार्टिसिपेट किए थे। हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय नदी पूछी गई है, तो वो सतलज नदी है। ये ट्रांस हिमालय यानी हिमालय पार की है। सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है और सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध है और गोविंद सागर जलाशय है। जनजातियों का एक क्वेश्चन था। खस जनजाति उत्तराखंड में है, टेढ़ा जनजाति तमिलनाडु में, बिरहोर झारखंड में, अंगामी नागालैंड में है। झील का क्वेश्चन था। साला झील अरुणाचल में, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक मणिपुर में, कालीवेली तमिलनाडु में। और एक क्वेश्चन था कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है। तो वो हिमालय की हिमालय हिमाद्री है, यानी कि महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये सबसे नवीनतम वलित पर्वत है और भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कश्मीर घाटी का। तो कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में है। जो ऐसे पूछ लेते ना कि घाटी किस किस रेंज के बीच में है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में आएगी। दो पर्वत के बारे में था। तो चिम्बोराज़ो पर्वत इक्वाडोर में है, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। यमुना की सहायक नदियों का क्वेश्चन था। तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये इनका एक पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। ये यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मिलती हैं। तो सबसे पहले चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अगर पूर्व से पश्चिम के लिए पूछे तो हिंडन, रिहंद,
सेंगर और वरुणा। ये पूर्व से पश्चिम में यमुना की सहायक नदियां हैं। अंडमान निकोबार की जनजाति का क्वेश्चन था, तो जारवा जनजाति, ओंजे, शेम्पेन, सेंटनलीज और हालचू, ये जनजाति अंडमान निकोबार में है और रिंगमा जनजाति नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र, ये मुंबई में है और सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे सूती वस्त्र का केंद्र तो वो अहमदाबाद में है। सबसे पहला मुंबई एंड सेकंड में अहमदाबाद। और कपास उत्पादक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति है अहमदाबाद की। किंटा घाटी का क्वेश्चन था, तो किंटा घाटी मलेशिया में है और ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कुछ खनिज स्थल के बारे में है, तो कजाकिस्तान में कारागांडा स्थल है, यूक्रेन में क्रिवोय रॉग है, फ्रांस में नॉर्मंडी और पायरेनीज है। ये भारत के स्थल थे खनिजों के, तो तांबा की प्राप्ति खेतड़ी और झुंझुनू से होती है। मैग्नीज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलता है। लौह अयस्क चित्रदुर्ग और बेल्लारी स्थल से प्राप्त होता है। बॉक्साइट कटनी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन था यहाँ पे नेक्स्ट धाराओं के बारे में, तो हिंद महासागर की धारा अगुल्हास है, अटलांटिक की धारा कनारी और फ्लोरिडा है, प्रशांत की धारा क्यूराइल है। कुछ ये तूफानों के बारे में था, तो बैग्यो तूफान फिलीपींस का है, हरिकेन यूएसए का है, टाइफून चीन और जापान में आता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया का तूफान है। भूमध्य सागरीय जलवायु का एक क्वेश्चन था, तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, ये जो हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इसके दोनों साइड हम 30 से 45 जो अक्षांश रेखा है वहाँ पे इसकी प्राप्ति होती है इस जलवायु की। और इसी जलवायु में जीरोफाइटा पौधे होते हैं और जो खटीले रसेदार फल होते हैं, जैतून हो गया, सिट्रिक एसिड वाले जितने भी फल हैं, तो ये जब भूमध्य मेडिटेरेनियन सी टाइप की जलवायु होगी वहाँ पे इस तरीके के पौधे होते हैं और इसको इसी जलवायु के विश्व के बागानों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये एक स्थल के बारे में था कि मैग्नीज उत्पादन का स्थल कौन सा है, तो मैग्नीज उत्पादन का दक्षिण अफ्रीका में जो स्थल है उसका नाम पोस्टामबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डार्लिंग रेंज का, तो डार्लिंग रेंज आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में है और डार्लिंग नाम भी वहाँ पे एक नदी भी है और डार्लिंग रेंज नाम से पर्वत श्रृंखला भी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पूर्वी तट पे है। आप अगर मैप में देखेंगे तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो पूर्वी तट की तरफ है और जो डार्लिंग रेंज है वो दक्षिण और पश्चिमी भाग की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनजातियों से लेके, यहूदी जनजाति इज़राइल की है, टेडा लीबिया में है, बेजा मिस्र में है, लुर जनजाति ईरान में है। यहाँ पे राजधानियों के बारे में था, तो मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनिशिया की ट्यूनिश, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, केप वर्डे की प्राय, माली की बमाको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश हैं, तो अगर हम इसको देखेंगे साउथ अमेरिका में तो 3 देश से पास होती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसको ECB से करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अफ्रीका में देखेंगे हम तो साउथ में गैबोन, कांगो, DRC यानी कि ज़ायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। नेक्स्ट अगर हम अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में 3 देश हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो इन सभी जगह से भूमध्य रेखा पास होती है। यहाँ पे हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसस के कुछ क्वेश्चन। तो प्रजनन की जो प्रतिस्थापन दर है उसको पहुँचाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 2.1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कब कानपुर और लखनऊ 10 लाखी शहर कब बने हैं, तो कानपुर 1971 में बनेगा और लखनऊ 1981 में बना था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है पॉलिटी के, तो इसमें पार्ट्स पूछे गए थे कि कौन से पार्ट में क्या है, तो पार्ट 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका, 6 में राज्य, 3 में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, 4A में मौलिक कर्तव्य है,
पार्ट 8 में व्यापार और वाणिज्य है। पार्ट 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। कुछ क्वेश्चन थे आर्टिकल्स बेस्ड पे, तो आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद से है, 323A प्रशासनिक अधिकरण से है और आर्टिकल 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है और 15 अगस्त को ये राष्ट्रीय ध्वज बना था। क्वेश्चन है भारत की राजनीतिक व्यवस्था से, तो इसमें जो है निरंतरता की मूर्त रूप पाए जाते हैं। जैसे कि संशोधन करते रहते हैं तो समय के अनुसार इनमें चेंजेस होता रहता है, क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया था तब की परिस्थितियाँ दूसरी थीं, वर्तमान में कुछ और परिस्थितियाँ हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है कि जो अभी के लिए कैपेबल हो उसको उस हिसाब से उसको धारण कर दिया जाए। इसीलिए इसमें संशोधन होते रहते हैं और इसके जो मूल स्रोत हैं वो आधुनिक भी हैं, संत शैली के भी हैं और परंपरागत शैली से भी हैं। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो अर्ध संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अर्ध संघात्मक किसने बोला है, तो केसी वेयर ने, ये कल ये आरओ के पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल नंबर 2, तो इसमें है नए राज्यों का प्रवेश। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आर्टिकल से, तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल का नंबर लिख दिया है। आर्टिकल 39 इसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में है, इसमें निःशुल्क सहायता, और 39 में कई पॉइंट्स में करके दिया हुआ है। आर्टिकल 40 में न्याय पंचायत है, 44 में यूसीसी के बारे में है, 48 में पशुपालन से संदर्भ में है और आर्टिकल 50 में जो कार्यपालिका और नगर न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के संदर्भ में ये आर्टिकल हैं। पार्ट जो 2 है उसमें नागरिकता दिया गया है और नागरिकता आर्टिकल 5 से लेके 11 तक रहती है और इसका जो अधिनियम है वो नागरिकता अधिनियम 1955 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें संसद के बारे में, तो संसद जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटा सकता है, कैग को हटाने में अपनी भूमिका निभा सकता है, लेकिन अगर किसी भी यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी से जो भी सदस्य हैं वहाँ के, अगर उनको हटाना है तो उसमें संसद अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। अगर उनके सदस्यों को हटाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच की जाती है और उसकी जांच के बाद राष्ट्रपति उनको हटा देता है। इनको हटाने में किसी भी प्रकार से परामर्श संसद से नहीं ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राक्कलन समिति का, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और ये सबसे बड़ी समिति होती है और इस समिति को मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में गठित किया गया था। महान्यायवादी का क्वेश्चन है, तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आते हैं और इनको पारिश्रमिक राष्ट्रपति के अनुसार दिया जाता है। ये इनका पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और इनकी जो योग्यता होगी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की इनके पास योग्यता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन था कि जो मंत्रिपरिषद होती है तो उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं, तो सीएम को मिला के टोटल कम से कम 12 सदस्य होने ही चाहिए और आप उसको सीएम को ऐड कर लेंगे। इसका संशोधन हुआ था 91 2003 में। उसमें ये कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा, मतलब 15% तक होना चाहिए और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होता है। और अगर हम राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो बस यही है कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम उसमें 12 सदस्य तो होने ही चाहिए मंत्रिपरिषद में। संयुक्त बैठक का क्वेश्चन था, तो आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया गया है और संयुक्त बैठक ज़्यादातर साधारण विधेयक के लिए होती है और इसको आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्टिकल्स कुछ हैं इसमें, तो 61 में महाभियोग है, 67 बी में उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में है,
94 में स्पीकर को हटाने के लिए के है, और 90 में राज्यसभा की उपसभापति को हटाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था CVC से, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस जो रहती है सतर्कता आयोग, इसको 1964 में बनाया गया था संथानम समिति की सिफारिश पे, और CVC का जो अधिनियम है ये 2003 में आया था, और CVC को सांविधिक दर्जा भी प्राप्त है। केशवानंद भारती विवाद 1973 में आया था, और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उससे ही रिलेटेड था कि जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन करना होता है या नहीं करना होता है, उसी से लेके ये वाद आया था। ये बहुत ही फेमस रहा है। ये जो वाद हुआ है इसमें ये बताया था कि जो आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का तो आप उसमें किसी भी कीमत पर उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है। यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये स्थानीय निकाय के चुनाव को करवाता है। ऐसे ही जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा यानी संसद के, और विधानसभा, इन्हीं इतने लोगों के ये वो कराता है चुनाव। बाकी जो स्थानीय निकाय में होते हैं तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था पार्ट 21 से, इसमें कई सारे पॉइंट्स में करके दिया गया है ABCD करके। तो इसमें यह रहता है कि किस आर्टिकल में कौन से राज्य के लिए प्रावधान है। तो सबसे पहले 371 आएगा, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है। 371A में नागालैंड है, B में असम है, C में मणिपुर, D में आंध्र प्रदेश, E में आंध्र प्रदेश तेलंगाना यूनिवर्सिटी का है, F में सिक्किम है, G में मिज़ोरम है, H में अरुणाचल है, I में गोवा है, और G में कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इकोनॉमी से। यहाँ पे हमारे पॉलिटी के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें 3 घटक होते हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। और इसको सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो गरीबी की अनुमान की विधियां क्या हैं। तो इसके अंदर 3 विधियां हैं: सिर गणना, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय। और इसके आंकड़े NSSO यानी कि सांख्यिकीय विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अलग समिति से। ये 1971 में आई थी, और इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पर इसने निर्धारण किया था। शहरी के लिए 2100 और ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी पोषण स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन था गरीबी की संस्कृति यानी कि कल्चरल पॉवर्टी। इसका कॉन्सेप्ट ऑस्कर लुइस ने दिया था। भारत का 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2024 का है, जो कि बीत भी चुका है। पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, और कब होगा कुछ पता नहीं। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में आई थी, और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि बच्चों, गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके पोषण और टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य और शिक्षा के पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी बच्चों के लिए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ, और महिलाओं के लिए पूरक पोषण, टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य की जांच के बारे में था। इसमें स्थापना पूछी गई थी। तो जो रीजनल ग्रामीण बैंक हैं ये 1975 में आई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। स्वयं सहायता समूह लिंकेज की स्थापना 1992 में। KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे साइंस के स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो फायर अलार्म होते हैं वो फोटो सेल के बने हुए होते हैं। कुछ यहाँ पे नाम दिए गए थे और बताना था कि उनका उपयोग क्या है। जो नीला थूथा होता है वो कवकनाशी होता है। इयोसिन लाल स्याही में यूज़ होता है। सिल्वर आयोडाइड
कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक होते हैं, और जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी यानी कि चूहा मार की दवाई रहती है ये। और इसमें कुछ विशेषताएं बताई गई थी कि ये जो कोई भी तत्व होता है तो क्या कैसे उसकी प्रवृत्ति होती है। तो जो सोडियम होता है उसको आप चाकू से काट सकते हैं, यानी कि वो इतना सॉफ्ट होता है। उसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, लेकिन क्योंकि अगर उसको खुले में रखेंगे या पानी में डालेंगे तो वो रिएक्शन करता है। मैंने तो अपनी लैब में एक बार एक्सपेरिमेंट इसका किया भी था, दगाया था उसको अच्छे से वहीं। तो आप लोग इसको मत यूज़ कीजिएगा। अगर सोडियम कभी भी देखें तो हमेशा वो केरोसिन के डब्बे में ही रहना चाहिए। जो पारा होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। कभी कभी होता है नहीं, थर्मामीटर टूट के गिर जाता है तो उस पर जो मरकरी भरी रहती है वो पकड़ में नहीं आती है, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। चांदी जो होता है वो एक अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, और सीसा एक कुचालक होता है। फाइब्रिन जो होता है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है हमारे ब्लड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक का। तो ये एक ऐसे पॉलीमर होते हैं जो अगर इनको हम तापमान देंगे तो ये बहुत कोमल हो जाते हैं, और अगर इनको हम ठंडा करेंगे तो ये कठोर हो जाएंगे। जैसे आप पॉलीथीन को ही देखेंगे कि अगर उसको आप गर्म कर देंगे तो वो एकदम से पिघल के छोटी सी बन जाएगी, और वहीं अगर उसको ठंडा करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन और टेफ्लॉन है। नियोप्रीन जो होता है वो एक संश्लेषित रबर होता है। और जो जीन्स होते हैं अगर उनके भीतर कोई अनुक्रम आधार पर परिवर्तन रहे तो वो म्यूटेशन होता है, और इसमें क्या होता है कि डीएनए में एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। हमारे ब्लड में लोहा पाया जाता है जो कि इसको हम मायोग्लोबिन भी कहते हैं। हींग जो होता है वो एक वृक्ष से प्राप्त होता है। जो प्रोटीन का पाचन होता है वो हमारे स्टमक यानी पेट से शुरू होता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन बी की कमी हो जाएगी। विटामिन के जो होता है वो खून का थक्का जमाने के लिए काम आता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। मस्तिष्क का क्वेश्चन था। तो जो मस्तिष्क होता है हमारा वो शरीर के संतुलन, हृदय गति के नियंत्रण और मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सहायक होता है। साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे इन्वायरमेंट के स्टार्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह थे। तो इंद्रावती पार्क छत्तीसगढ़ में है, मोल्लेम गोवा में है, कलेसर हरियाणा में है, बेतला हजारीबाग जो है एक हजारीबाग करके दूसरा है, तो ये दोनों झारखंड में है। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि जो जल निकाय होता है कोई भी, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इतने ज़्यादा पादप प्लावक जैसे जलकुंभी वगैरह उगाती है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊपर उगाएगी कि जो ऑक्सीजन जो होती है वो नीचे पहुंच नहीं पाती है, और जब वो नीचे पहुंच नहीं पाएगी तो जो अंदर नीचे के जीव होते हैं वो मरने लगते हैं। तो इसीलिए ये होता है कि इसमें पोषक तत्व सांद्रण में वृद्धि हो जाती है अजैविक घटकों की, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। प्रोजेक्ट जो एलिफेंट का था वो 1992 में, और जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का अधिनियम है ये 2002 में आया था। ये क्वेश्चन था भू रासायनिक चक्र का। तो इसमें ये होता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं वो एक अलग अलग प्रोसेस में गुजरते रहते हैं, तो एक पूरा साइकिल उसका जनरेट हो जाता है। जैसे कोई भी एक चीज़ है उसको हम जब जनरेट कराएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट वजह से होते हुए जाएगी और पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर देगी, तो इसको ये भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से। तो अगर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं होता है तो जो हमारी भू सतह है इसका तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीयर का। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदल जाता है उसका सीयर कहलाता है, और ये एक क्रमिक विकास होता है तंत्र में, यानी कि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें एक श्रृंखला में क्रम वाइज उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो वो उसका सीयर कहलाएगा। पोषकीय पर्यटन के उद्देश्य के बारे में, तो इसका उद्देश्य ये रहता है
कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी क्रिया को बनाए रखना और पर्यावरण का संरक्षण करना। प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया है कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं। तो उसमें ओजोन आ जाएगी, मीथेन आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड। और कृत्रिम रूप से अगर देखें तो वो CFC हो जाएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पर्यावरण के प्रकार तो ये भौतिक, सांस्कृतिक और जैविकीय प्रकार का होता है। पारिस्थितिक संक्रमण के बारे में पूछा गया था कि इसको किसने कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट बेनेट का है। और पारिस्थितिकी संक्रमण के तौर पे हम इकोटोन को देख सकते हैं। इकोटोन में ये होता है कि जो दो तरीके के बायोम होते हैं उनके बीच का वो एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ पे दो प्रजातियाँ अपना काम करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्वेश्चन था। तो इससे ये होता है कि जल स्तर बढ़ जाएगा, हिमनद पिघलेंगे, बीमारियां फैलती हैं, कोरल ब्लीचिंग होती है। और जैसे आजकल के इतने सारे रियो समिट कराई गई और ये सब जो होता रहता है, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट देखते हैं कि महामारियां फैल रही हैं, समय से पहले वॉर आ जाना या मत्स्य बहुत ज़्यादा मर जाती हैं, अल नीनो, ये सब इफ़ेक्ट जो होते हैं ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन था ये कि इसमें सन बताने थे कि कब कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आई थी। ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी और इसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आया था, ये ओजोन से संबंधित था। रियो समिट 1992 में हुई थी। साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है, वो रेचल कार्सन की है। यहाँ पे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन। तो एक हृदय योजना आई थी 2015 में। तो इसमें उत्तर प्रदेश से 2 शहर लिए गए थे, वाराणसी और मथुरा। और जो हृदय परियोजना थी ये ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण के लिए आई थी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। स्मार्ट सिटी योजना 2015 में आई थी और इसमें उत्तर प्रदेश से 10 शहर लिए गए थे। उन 10 शहरों में लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, वाराणसी, बरेली और कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी बचाओ अभियान। ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। लॉकडाउन में जो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी भारत सरकार को, तो वो उसके एक्ट जो थे वो था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1891। ये इसको शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में आया था और इसको HPI से बनाया गया था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन का प्रतिपादन रॉबर्ट E. पार्क ने किया था। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के जो नकारात्मक पक्ष हैं, तो उसमें अगर हम नकारात्मक पक्ष देखेंगे तो उसमें आएगा प्राकृतिक संसाधन का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनमानस पुनर्वास का विस्थापन, ये सब इसके नकारात्मक पक्ष होंगे। तो यहाँ पे हमारा आज 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे 2019 का पेपर देखेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, जिससे कि मुझे पता रहे कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव अभी करना चाहिए और क्या नई चीज़ें इसमें और ऐड करनी रहेंगी, जो मेरी कमियां रहेंगी तभी मैं जान पाऊँगी और अपने में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।